हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था क्या होता है विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव, कैसे हम उसे परिभाषित करते हैं और कैसे हम उसका मान ज्ञात करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि सेल विभव में और विभवांतर के अंदर क्या अंतर होता है। आज हम हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिसको हम प्यार से SHE कहेंगे। क्या कहेंगे? SHE, शी नहीं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो आओ समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने 1 मोलर का HCl का एक्वस विलयन भर रखा है और इसी बीकर के अंदर हमने एक कांच की नली के थ्रू एक वायर से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लटका रखा है। हमने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लटका रखा है और हम इस सेटअप के अंदर यहां से H2 गैस पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर। 1 बार दाब पर यहां से H2 गैस पास करते हैं और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम तापमान को निश्चित रखते हैं 298 केल्विन। ठीक, तो हम 298 केल्विन के ऊपर एक बीकर के अंदर 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन लेते हैं। इस HCl सॉल्यूशन के अंदर एक कांच की नली के थ्रू वायर से प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लटकाते हैं और यहां से हम हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर के ऊपर सप्लाई करते हैं। तो ये जो सेटअप है इसी को हम कहते हैं SHE। यही हमारा क्या है? SHE, नेटफ्लिक्स वाला शी नहीं, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो बनके तैयार हुआ है हमारे पास, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। ये इसकी विशेषता होती है कि SHE एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। अगर इसके सामने वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो यह कैथोड की तरह कार्य करेगा और अगर इसके सामने वाला इलेक्ट्रोड अपचयन की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो यह एनोड की तरह कार्य करेगा। तो यह इसके एक विशेष गुण होता है कि यह एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी बन सकता है। तो अगर यह एनोड बनेगा तो रिएक्शन होगी H2 गैस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके H+ का एक्वस आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। और अगर यही कैथोड की तरह कार्य करेगा तो कैथोड की तरह कार्य करने पर विलयन के 2+H+ के एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। अगर ये एनोड की तरह कार्य करता है तो सेल रिएक्शन ये वाली होगी यानी अर्ध सेल अभिक्रिया ऊपर वाली होगी और अगर ये कैथोड की तरह कार्य करता है तो अर्ध सेल अभिक्रिया नीचे वाली होगी। जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जब भी एनोड की तरह ही काम करेगा तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक ऑक्सीकरण विभव से मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे E0 ऑफ H2 चेंजेस टू H+। और जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो कैथोड के ऊपर इसका अपचयन हो रहा है तो कैथोड की तरह जब ये कार्य करेगा और जब हम इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे मानक अपचयन विभव, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे E0 ऑफ H+
चेंजेस टू H2। तो ये खास बात होती है हमारे SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कि ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो जो भी इसका इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा उसको कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव और इसको लिखेंगे E नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H प्लस। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो जो भी इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम कहेंगे मानक अपचयन विभव और उसको E नॉट ऑफ H प्लस चेंजेस टू H2 से डिनोट करेंगे। यह होता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो आओ, हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हमको इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमको इसका क्या यूज में लेना है। तो चलो आओ समझते हैं कि कहां हमें SHE का उपयोग करना है, क्या उपयोग होता है SHE का। मान लो हमारे पास एक ये अर्ध सेल है और ये अर्ध सेल के अंदर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक के आयनों के विलयन के अंदर डुबो के रख रखा है और हम चाहते हैं हम इसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल लें। क्या निकाल लें हम इसका इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लें। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जिंक का हाफ सेल है जिसके अंदर हमने जिंक के आयनों के विलयन के अंदर जिंक के इलेक्ट्रोड को डुबो के रख रखा है। हम इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं। तो किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी समस्या के निराकरण के लिए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति से एक संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाया गया, माना गया। अंतरराष्ट्रीय सहमति से एक संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाया गया और उस संदर्भ इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। तो जो हमने अंतरराष्ट्रीय सहमति से संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाया या माना है उसी संदर्भ इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ मान के हमने बाकी सभी अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात किया है। इसके लिए सर्वसहमति से, स्वेच्छा से, सबकी मर्जी से हमने SHE के इलेक्ट्रोड विभव को, SHE के इलेक्ट्रोड विभव को 0 मान लिया है, या ज्यादा बेटर मैं कहूं इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को 0 मान लिया। देखो ये 0 होता नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सहमति से, क्योंकि हमने इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड माना है, तो इस संदर्भ इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को 0 मान लिया गया है। हमने पढ़ा था SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखेंगे E नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H प्लस। और अगर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखेंगे E नॉट ऑफ H प्लस चेंजेस टू H2। दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये एनोड की तरह कार्य करे या ये कैथोड की तरह कार्य करे, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को स्वेच्छा से, अंतरराष्ट्रीय सहमति से कितना मान लिया गया है, 0 मान लिया गया। ये 0 होता नहीं है क्योंकि हमने इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड माना है, इसीलिए हमने सहमति से, सर्वसहमति से इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को यानी मानक ऑक्सीकरण विभव को और मानक अपचयन विभव को कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब हमें दुनिया के किसी भी सेल का, दुनिया के किसी भी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, हम SHE के साथ यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। और कंप्लीट सेल बनाने के बाद EMF के फॉर्मूले से यानी E नॉट के फॉर्मूले से हम उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आओ हम सीखते हैं किस तरीके से हम SHE का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो मान लो हमें जिंक के ही इलेक्ट्रोड को, मान लो जिंक के ही अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो इस तरफ हमने क्या रखा है, इस तरफ हमने बीकर के अंदर जिंक का अर्ध सेल बनाया है जिसमें Zn+2 के आयन हैं और इसके अंदर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को ही डिप करके रखा है यानी डुबो के रख रखा है, ये डुबो के रख रखा है। और इस तरफ हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी
जिसकी वर्किंग अभी हमने जिसका डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस तरफ हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम 1 मोलर का HCl विलयन भरते हैं और एक कांच की नली की मदद से यहां पर हम एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहां पर हम एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यहां से H2 गैस सप्लाई करते हैं 1 बार प्रेशर के ऊपर। बाहरी सर्किट को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है और आंतरिक सर्किट को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जिस भी अर्ध सेल का हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसको हम SHE यानी हमारे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाते हैं और कंप्लीट सेल बनाने के बाद हम इस सेल का ई नोड सेल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस सेल का जो ई नोड सेल आता है, जब हम जिंक के अर्ध सेल को SHE से जोड़ते हैं तो इस सेल का जो ई नोड सेल आता है वो आता है 0.76। उससे पहले हम 2-3 बातें और इस सेल के अंदर बारे में जान लेते हैं कि अगर हमको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है यानी हमको इस सेल का प्रस्तुतिकरण लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? इस सेल के प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से जिंक +2 के अंदर चेंज हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और H2 के अंदर H+ के एक्वस आयन हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज हो रहे हैं। ये इसका सेल प्रस्तुतिकरण है। ये इसका सेल प्रस्तुतिकरण है। ये इसका सेल प्रस्तुतिकरण है और इसके सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके अगर हमें इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है तो इसकी सेल अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, इसकी सेल अभिक्रिया के अंदर जिंक H+ के एक्वस आयन से अभिक्रिया करके खुद तो Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो इस सेल के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें तो ये जानी हमने पहले कि क्या है इस सेल का प्रस्तुतिकरण और क्या हो रही है इस सेल के अंदर अभिक्रिया। इस सेल की जो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.76 है तो आप फॉर्मूला लगा करके हम जिंक के ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ एनोड, यहां पर कैथोड कौन बना रहा है, कैथोड बना रहा है हमारी हाइड्रोजन SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये कैथोड बना रहा है तो हम यहां लिखेंगे ई नॉट ऑफ H+ चेंजेस टू H2। और एनोड कौन बना रहा है, एनोड बना रहा है जिंक। तो यहां पर हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ Zn+2 चेंजेस टू जिंक। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर तो हमने लिखा है इसका अपचयन विभव यानी जिंक Zn+2 चेंजेस टू Zn, लेकिन एक्चुअली में सेल अभिक्रिया के अंदर तो जिंक काय में चेंज हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है जिंक +2 के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर ई नॉट ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड के अंदर इलेक्ट्रोड विभव के मान रखते हैं वो हमेशा मानक अपचयन विभव के मान रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या जिंक का रिडक्शन हो रहा हो, जब भी हम यहां पर उसके लिए मान रखेंगे तो उसके मानक अपचयन विभव का मान रखेंगे। तो देखो ई नॉट ऑफ सेल का क्या वैल्यू आई हमारे पास, ई नॉट ऑफ सेल इस सेल के लिए आया ई नॉट ऑफ H+ चेंजेस टू H2 माइनस ई नॉट ऑफ Zn+2 चेंजेस टू Zn। ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल रखा है इसका 0.76। इसको
इसको स्वेच्छा से इस संदर्भ इलेक्ट्रोड के मानक ऑक्सीकरण विभव को और मानक अपचयन विभव को स्वेच्छा से 0 मान रखा था, तो ये तो 0 हो गया। 0 माइनस इसी का तो हमको कैलकुलेट करना था, E नॉट ऑफ Zn प्लस 2 चेंजेस टू Zn, ये कैलकुलेट करना था। तो यहां से फाइनल जो आंसर आया, जिंक का ऑक्सीकरण विभव, जिंक का अपचयन विभव, सॉरी जिंक का अपचयन विभव क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी अर्ध सेल का हमें मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात करना है, हम उसको SHE के साथ जोड़ करके कंप्लीट सेल बनाते हैं, उस कंप्लीट सेल के E नॉट सेल का मान ज्ञात करते हैं और इस फॉर्मूले से हम उस इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात कर लेते। एक बार हमें मानक अपचयन विभव का मान पता चल गया तो बड़ी आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, इसके मानक ऑक्सीकरण विभव का मान। अगर मुझे इसके अपचयन विभव के मान को ऑक्सीकरण विभव के मान में चेंज करना है तो मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, E नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn प्लस 2। जैसे ही मैं इसको उल्टा लिखूंगा यहां से माइनस काय में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम मानक अपचयन विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और मानक ऑक्सीकरण विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था तरीका कि कैसे हम किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और वो संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, हमारा मानक हाइड्रोजन विभव। सर्वसम्मति से, अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के E नॉट सेल को यानी E नॉट ऑफ कैथोड या E नॉट ऑफ एनोड को क्या मान लिया गया है, 0 मान लिया गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमको क्या करना है, उसको उस अर्ध सेल को SHE के साथ जोड़ करके कंप्लीट सेल बनाना है और कंप्लीट सेल बनाने के बाद उस सेल के E नॉट सेल का मान ज्ञात करना है और इस फॉर्मूले से हम फिर क्या ज्ञात कर सकते हैं, मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं और मानक अपचयन विभव के मान को बड़ी आसानी से मानक ऑक्सीकरण विभव के मान के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। चलो अब हम देखते हैं कि हम जब सारे अर्ध सेलों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव का मान यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर लेते तो उससे हमको जानकारी क्या मिलती। तो पहली इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है कि तो किसी भी सेल के मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP का मान उस तत्व के अपचयित होने की प्रकृति बताता है और किसी भी तत्व के मानक ऑक्सीकरण विभव यानी SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान उसके ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी बताता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जिसके SRP का मान ज्यादा होता है उसके अपचयन करने की प्रकृति यानी उसके अपचयन की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। और इसी तरीके से जिसके SOP का मान ज्यादा होता है यानी जिसके मानक ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होता है उसके ऑक्सीकरण में भाग लेने की टेंडेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो मान लो मेरे पास कोई X नाम का तत्व है और एक Y नाम का तत्व है और X और Y के बीच में ऑक्सीकरण को लेकर के लड़ाई हो रही है और हमने यहां डेटा देखा कि X के लिए SOP का मान 1.0 वोल्ट है जबकि Y के लिए SOP का मान 2.0 वोल्ट है। ये डेटा रैंडम लिया है, ये कोई ऐसा है नहीं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम कि मान लो कोई दो तत्व हैं X और Y, X के SOP का मान 1.0 वोल्ट है और Y के SOP का मान 2.0 वोल्ट है। और अगर X और Y के बीच में ये कंपटीशन हो रहा है कि किसका ऑक्सीकरण होना चाहिए,
किसका ऑक्सीकरण, अगर इन दोनों के बीच में ऑक्सीकरण को लेकर के कंपटीशन हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा है, जिसके एसओपी का मान ज्यादा होता है उसके ऑक्सीकरण की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। तो हम चेक करेंगे दोनों में से एसओपी का मान किसका ज्यादा है, वाई का ज्यादा है। तो अगर वाई और एक्स के बीच में कंपटीशन होगा ऑक्सीकरण को लेकर के, तो बताओ पहले किसका ऑक्सीकरण होगा, वाई का ऑक्सीकरण होगा। इसी तरीके से हमको चेक करना है किसी भी अर्ध सेल के या किसी भी तत्व के मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव यानी एसआरपी के मान और एसओपी के मान उस तत्व के अपचयित होने की और ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी को बताते हैं। आज क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कहां कहां हमें एसओपी और एसआरपी के मान काम आते हैं और इससे रिलेटेड बोर्ड के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।